बेसब्री से आपको चीज़ों का इंतजार होगा कि आज क्या हुआ। सभी लोग देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक डेट दिखा रहा था, उसको लेकर क्लियर करना है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को भी अपना जजमेंट दिया है, 7 नवंबर 2024। कई लोग सोशल मीडिया पर भूख रहे हैं के मंजूश्री, ठीक है, के मंजूश्री। उसके आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ों को लेकर जजमेंट दिया है। के मंजूश्री, सुभाष चंद्र मरहा, 2 केस, एक राजस्थान हाई कोर्ट का और एक आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें के मंजूश्री और सुभाष चंद्र मरहा का केस है, दोनों फैसले अपने अपने जगह सही है। 14 नवंबर को क्या हुआ उसको पहले ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। हालांकि मैं कई सारे वीडियो में दावा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किनको नौकरियां मिलने वाला है। ठीक है, ये दोनों फैसले के मंजूश्री और सुभाष चंद्र मरहा की बात करें तो दोनों फैसले अपने अपने जगह सही है। देखिए, के मंजूश्री क्या बोलता है कि चयन सूची में शामिल होने के अधिकार के मुद्दे पर है। चयन सूची में शामिल होना, चयन सूची में शामिल होना, ठीक। और सुभाष चंद्र मरहा जो है ये बोलता है चयन सूची से नियुक्ति। के मंजूश्री चयन सूची में शामिल और सुभाष चंद्र मरहा चयन सूची से नियुक्ति में से, ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन दोनों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है अपने अपने जगह सही है। अब इसको समझना है, समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, सरकारी नौकरी को लेकर है। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम पास तो किया लेकिन उनको भाई नौकरी नहीं मिला। सोचने वाली बात है, आप एग्जाम पास कर जाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलता है, आप सोचेंगे ना कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल रहा है क्या नहीं, इतना मेहनत किए हम, फिर सोचने वाली बात है। तो देखिए, 31 जनवरी 1973, 31 जनवरी 1973, रीट नंबर 1541-72, 1541-1972 रीट नंबर है। आप सर्च भी मार सकते हैं जाकर ऑफिशियल साइट पे, पूरा प्रमाण के साथ बता रहे हैं। 3 फरवरी 1970 को एक विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं कि 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बहुत बड़ा जजमेंट दे दिया है। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम पास किया है उनके लिए क्या इसमें बेनिफिट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 3 फरवरी 1970 को एक विज्ञापन जारी हुआ था कि 15 सीट खाली जो हैं, ठीक है, नौकरियों के लिए, उसमें परीक्षा लिया जाएगा और जो पास करेंगे उनको नियुक्तियां करार दिया जाएगा। ठीक, ये घोषणा कर दिया गया। कई स्टूडेंट ने परीक्षा में फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम दिए। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है उसके अनुसार इसे, जो पत्रांक होता है अखबार न्यूज़पेपर में, इसे घोषित कर दिया गया, रिजल्ट को घोषित कर दिया गया 6 अप्रैल 1971 को। इसमें 40 स्टूडेंट ऐसे थे, इसमें 40 स्टूडेंट ऐसे थे, ये कौन सा हम बता रहे हैं, सुभाष चंद्र मरहा का बता रहे हैं, इसके बाद के मंजूश्री का बताएंगे। इसमें 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 45% आया था। समझ रहे हैं, 40 स्टूडेंट ऐसे जिनका स्कोर 45%। रैंक 8, 9, 13, रिक्तियों की संख्या 15, लेकिन रैंक नंबर 8, 9, 13 को नियुक्ति नहीं मिला। सोचने वाली बात है, आप सोच सकते हैं क्यों नहीं मिला, इनको ज्वाइनिंग ही नहीं मिला। ठीक है, ऐसा नहीं था कि रिक्तियां नहीं, नियुक्तियां सिर्फ 7 स्टूडेंट का ही हुआ था। उसमें कितने लोगों का, 7। अब देखिए, इसलिए इनका नियुक्तियां नहीं हो पाया क्योंकि इसमें स्कोर जो रखा गया था, क्वालिफाइंग मार्क्स को 55% बोला गया। ठीक है, सरकार के तरफ जो राज्य सरकार थी उसने दावा किया कि क्वालिफाइंग मार्क्स 55% होना चाहिए, और बाकी जिन 7 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है उनका स्कोर 45% से ज़्यादा, यानी 55% से ऊपर या 55% तक है, इसलिए उनको ज्वाइनिंग किया गया। बाकी रैंक नंबर 8, 9, 13 को ज्वाइनिंग नहीं किया गया। सीटों की संख्या 15 है लेकिन रैंक 8, 9, 13 को नियुक्तियां नहीं कराया गया क्योंकि उनका स्कोर कम था, इसलिए। ठीक है, 7 लोगों का ही ज्वाइनिंग हुआ इसमें। ठीक, अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं, आपको दिखा देते हैं पूरा प्रमाण पढ़कर। ठीक है,
ये जो निष्कर्ष है सुप्रीम कोर्ट का, ये किसका है? सुभाष चंद्र मरवाह को है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरा मैटर आपको पढ़कर समझा देते हैं। रैंक में नीचे वाले से ज़्यादा मेधावी होना, यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि जो सूची में सबसे ऊपर हैं वह सूची में सबसे नीचे वाले के बराबर योग्यता रखते हैं, सिवाय इसके कि उन सभी का उल्लेख एक सूची में किया गया है। उनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में योग्यता के एक अलग स्तर पर है। इसलिए नियम दिया है। ठीक है, नियुक्ति के लिए चयन की बात की गई है जिसमें वो नियम है। भले ही नियुक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य सरकार पर कोई प्रतिक्रिया यानी प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन चयन के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च अंक निर्धारित करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे मामलों में जहां कई योग्य उम्मीदवारों में से चयन द्वारा नियुक्तियों की जाती है, सरकार के लिए योग्यता के उच्च मानकों को बनाए रखना, आगे देखते हैं, बनाए रखने के उद्देश्य से एक ऐसा अंक निर्धारित करना खुला है जो केवल पात्रता के लिए आवश्यक अंक से बहुत अधिक है। जैसा कि पहले ही संदर्भित मुख्य सचिव के पत्र में दिखाया गया है, उन्होंने चयन के लिए 55% निर्धारित किया, जैसा कि उन्होंने पिछले अवसर पर किया था। चयन के उद्देश्य के लिए 55% अंक निर्धारित करने में कोई मनमानी नहीं है, क्योंकि यह उच्च न्यायालय का विचार था, जिससे पहले पंजाब सरकार को कोई भी सूचित किया गया था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करना उचित समझा। पंजाब सरकार ने बाद में अंक निर्धारित किया। यह हरियाणा सरकार के लिए अपना विचार बदलने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद है, यह अनिवार्य रूप से प्रशासनिक नीति का मामला है, और यदि हरियाणा राज्य सरकार सोचती है कि न्यायिक समीक्षा क्षमता के हित में प्रतियोगी परीक्षा में 55% से कम अंक लाने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाना चाहिए, तो 55% से कम अंक वाले को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि चयन उन उम्मीदवारों का भी किया जाए जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त किए हैं। हमारे विचार में उच्चतम न्यायालय यह सोचने में त्रुटि कर रहा था कि राज्य सरकार ने किसी तरह भाग सी के नियम 8 का उल्लंघन किया है। ठीक, उसके बाद यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको मतलब सुभाष चंद्र मरवाह में बताया गया कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको नौकरी देना वैध माना जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, जिनका कम स्कोर आया है और वो नौकरी के लिए दावे कर रहे हैं, तो संविधान का उल्लंघन है। ये निष्कर्ष निकला सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, आपने पढ़ लिया, आपको प्रमाण मालूम चल गया। अब आपको बताते हैं के मंजूश्री के बारे में। ठीक है, आखिर के मंजूश्री भाई है क्या? के मंजूश्री है क्या? तो देखिए, के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश 2008 में केस आता है। कितना? 2008 का मैटर है। 3 जजों की बेंच ने इसमें फैसला दिया है। कितने? 3 जजों की बेंच ने। और सुनवाई अभी हाल ही फिलहाल में 7 नवंबर 2024 को लेकर हुआ। 7 नवंबर 2024 को लेकर हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दावा किया गया है कि सार्वजनिक पद के लिए यानी सरकारी नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। कहां तक ये सही है, ये प्रश्न उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर रिजल्ट दिया। इसमें 75% पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। ठीक, इसमें कितने रिक्तियों की संख्या थी? 13 रिक्तियों की संख्या थी। इसमें सिर्फ 3 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिला है। कितने लोगों को? 3 लोगों को ज्वाइनिंग मिला है। उसके बाद 3 असफल कैंडिडेट, ऐसे तो असफल बहुत लोग हुए, लेकिन इसमें 3 असफल कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट को अपील कर दिया। हाईकोर्ट में जाकर वो केस कर दिया लोग कि भाई हम 3 असफल लोग हैं, इसमें जो भी नियम बनाए गए हैं वो सारा नियम गलत है, बहाली को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, फिर नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। ई जजमेंट उन लोगों का मतलब प्रस्ताव था। ठीक, जैसे ही पहला दिन हुआ सुनवाई का, हाई कोर्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2010 को केस ही खारिज कर दिया। इनका 3 असफल कैंडिडेट जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में लेकर गए थे, हाई कोर्ट ने इनका 11 मार्च 2010 को केस खारिज कर दिया
अब तीनों ये जो लोग थे बौखला गए कि भाई अब करें तो हम क्या करें, कहाँ जाए। उनको याद आया कि ओह, अगर ब्रह्मांड के बाद कोई रक्षक है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है, चलो हम सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं और वहां न्याय की उम्मीद का गुहार लगाया जा सकता है। ये लोग जाते हैं। 3 असफल कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं 21 अप्रैल 2011 को। कितने? 21 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और इनका केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक, अब देखिए, इसमें एक महिला थी, जानते हैं, थिरुमाली देवी महिला। इसका नाम तो पहले सूची में भी नहीं आया और ना ही अंतिम सूची में भी आया था। इसका दोनों सूची में से किसी में भी नहीं आया दोस्तों। ठीक है, ये डायरेक्ट SLPA कर दी। ऐसा नहीं है, कई लोग देखिए जिनका हाई कोर्ट में भी नाम नहीं था, पिटिशनर आप नहीं बने थे, तो अब भी चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट SLPA कर सकते हैं। यह भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 प्रिविलेज देता है। इसने इस चीज का प्रयोग किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, डायरेक्ट SLPA किया उस समय। ठीक है, जिसका हाल ही फिलहाल में 7 नवंबर 2024 को जजमेंट आया, जिसका नाम पहले सूची में भी नहीं था और ना ही अंतिम सूची में। जानते हैं इसने क्या तर्क दिया है? कम नंबर वाले को नियुक्ति देना संविधान का उल्लंघन होगा महाशय, इनके एडवोकेट ने बोला है। चयन प्रक्रिया अवैध थी, इसलिए पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय को यानी उच्च न्यायालय को नए सिरे से चयन प्रक्रिया का आदेश देना चाहिए। ठीक, यह मैटर था। अब चलिए इनका हम रिजल्टेड जान लेते हैं, देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे के मंजूश्री का सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया है। देखिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक लागू किए बिना मेरिट सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर 83 उम्मीदवारों के संबंध में मेरिट सूची तैयार करनी होगी। इसके बाद प्रत्येक आरक्षण श्रेणी के लिए अलग अलग सूचियाँ तैयार करनी होगी और फिर 10 उम्मीदवारों को अंतिम चयन करना होगा। हालांकि 100 के बजाय 75 के संदर्भ में लिखित परीक्षा के अंकों को कम करना उचित है। अब देखिए, ये केस नंबर है, चूँकि उम्मीदवार SC जो महिला है वो SC के श्रेणी के अंतर्गत आती है और उसका चयन किया जाएगा, इसलिए इस बात पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या उस पद को SC यानी सामान्य में अंशांतरित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जो के मंजूश्री है वो क्या है, SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और उनका जो रैंक है, ठीक है, उनका प्रथम सूची में रैंक आ गया है, तो क्या उनको सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर है। उसके बाद है देखिए दूसरा, थिरुमाला देवी द्वारा SLP को स्वीकार नहीं किया गया या सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, वह पहली सूची या दूसरी सूची में चयनित उम्मीदवार नहीं थी। उसने रीट याचिका दायर करके चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी। वह रीट याचिका में पक्षकार नहीं थी। वह किसी भी तरह से व्यथित नहीं है क्योंकि किसी भी तरीके को अपनाने पर उसका चयन नहीं होगा। इसमें 190 दिनों की भी देरी भी है, इसलिए उक्त मतलब उसका जो SLPA था देरी के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है और इस आधार पर कि यह बनाए रखने योग्य नहीं है, ये था। उसके बाद देखिए, पहला पॉइंट उसमें है कि अभियोग चलाने के लिए आवेदन संख्या जो इतना है में दायर में ISA 2, 3, 4 और 5 को स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, के मंजूश्री द्वारा सिविल अपील को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है। देख लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्वालिफाई के लिए इम्पोर्टेंट बोनस मिलेगा। उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि 83 उम्मीदवारों के संबंध में लिखित परीक्षा और जो साक्षात्कार हैं उनमें अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक लागू नहीं किया गया है, मतलब बिना न्यूनतम अंक लागू किए बिना नई मेरिट सूची तैयार करे और उसके बाद कानून के अनुसार चयन को अंतिम रूप दे। इसमें कहा गया है कि हमारे अंतरिम आदेश के अनुसरण में 5 उम्मीदवारों की नियुक्तियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उक्त 5 उम्मीदवारों को चयन सूची में तब भी जगह मिलेगी जब इसे फिर से बनाया जाएगा। हालांकि उनके रैंक या आरक्षण श्रेणी में अंतर हो सकता है। उनकी रैंक और वरिष्ठता 10 उम्मीदवारों की नई सूची पर निर्भर करेगी, न कि अंतरिम आदेश के अनुसार की गई। देख लिया आपने,
रिजल्ट देख लिया ना। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जिन लोगों का स्कोर कम है या जो डिसक्वालीफाई है, निष्कर्ष यही निकलता है ना दोनों जजमेंट में। दोनों जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो दोनों जगह अपने अपने जगह सही है, लेकिन इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि जिनका कम स्कोर आया है, ठीक है, जिनका पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स यानी जो फेल कर गए हैं, उनको नौकरी देना संविधान का उल्लंघन है भाई। अब किसको नौकरी मिलेगा? पूरा एविडेंस मैंने दिखा दिया है। अगर इस यहाँ पर नियम का भी जीत होता है तो कॉन्टेक्ट बेसिस में वैसे जो एग्जाम पास किए हैं उनको, और जो भाई जिन्होंने जो फ्रेशर है जिन्होंने एग्जाम पास किया उन्हीं को नौकरी मिलेगा। ठीक है, ये प्रमाण है सुप्रीम कोर्ट का जो ये दावा करता है कि हम वैसे लोगों को ही प्रमाणित करेंगे, वैसे लोगों को ही नौकरियां दिया जाएगा जिनके पास योग्यता है, और वैसे कैंडिडेट जो एग्जाम पास कर गए हैं उनको फेल करार कोई नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर जैसा होगा फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए जानकारी के साथ। किसी को डाउट होगा तो फिर अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे।